नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में इस मौसम तो गर्म नहीं, लेकिन सियासी मौसम खासा गर्म हो चुका। ख़ास तौर पे जब हमारे एक मौलवी साहब जिन्होंने एक तहरीक की बुनियाद रखी थी, उस तहरीक का टाइटल था PDM, जिसका मैं आमतौर पर तशरीह किया करता हूँ पैसे दो मैनू, PDM पैसे दो मैनू। अब वो शायद पैसे नहीं मिले, इसलिए वो सारे उन्होंने तितर बितर करने में कामयाब हो गए और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको नाराज़गी के आलम में छोड़ के भी चले गए, जिसकी कोई वजह उन्होंने बयान नहीं की। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या PDM कहीं उसका वजूद है, इस वक्त भी वजूद है कि नहीं। 2-3 मकासद थे, जिसमें एक ये था कि लॉन्ग मार्च, उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी हम डिसाइड करेंगे बाद में। दूसरी थी रिज़ाइन देना। अब रिज़ाइन आप लोगों से इत्तफाक से नाज़रीन हमारे साथ शाहिद भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान नून लीग से है, और जनाब नूर मोहम्मद सूरी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये दोनों मौजूद हैं और दोनों ही इसके मेन किरदार थे इस पैसे दो मैनू तहरीक के। तो इसमें अब इन्होंने कहाँ जान छुड़ाई, कौन भागा, किस तरह सारी ये डेवलपमेंट हुई, और क्या आखिर पे सिर्फ एक ही बंदा जीता नज़र नहीं आ रहा, उसका नाम है इमरान खान। तो सारे इधर उधर हो गए और वो बीच में गलियां उजड़ छूंजियाँ बीच मिर्ज़ा यार फिरे, वो मिर्ज़ा यार फिर रहे। तो आगाज़ शायद भट्ट साहब आपसे करते हैं, तो आप ही बताएं, क्योंकि आपकी जमात ही लीड कर रही थी, नून लीग ही लीड कर रही थी, और मरियम साहिबा खासी उस पर सरगर्म थी और उस पर बड़ी ज़ोर शोर से इस पर काम हो रहा था। आप बताएं ये अचानक क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बर्निंग इशू पे आज फिर हमें दावत दी। पहले तो मैं सर आपसे थोड़ा सा ये बता दूं कि PDM का जो एक ऑब्जेक्टिव था हमारा, जो कलेक्टिवली जमातों का मकसद वो ये था। आपका तो कोई नहीं था, वो तो पैसे दो मैनू था। नहीं, मैं सर अपने मौक़िफ़ में आपको दे दूं जी, कि हमारा सबका मौक़िफ़ यही था कि हम सारे एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए इकट्ठे हो जाएं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इसमें जिसको आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, एक रिलीजियस जमात को हमने। तो ये है कि मौलाना का मतलब होता है मेरा मौला। नहीं, हम ये नहीं किसी का मौला नहीं है, वो मौलवी फजल रहमान है। खुदा का वास्ता उसका ठीक कर लें, उससे आपने आपको अगर मौलाना कहला के तो कहलाना शुरू कर दिया, तो हमें तो अकल है ना, हम तो इसको ठीक कर लें। बड़ा से फजल रहमान साहब एक रिलीजियस जमात के लीडर थे, वो उनका भी एक देखें इस मुल्क में रिलीजियस जमातों का बहुत रोल है, इसलिए PDM जो बनाई गई उसमें उनको मैं इसका बताता हूँ सर। उसमें देखें कि उनकी जमात है, एक रजिस्टर्ड जमात है, तो वो सर जो मकसद था, हमारा मकसद ये था कि हम सारे मिल के, सियासी ऑब्जेक्टिव था ना हमारा, जो सियासी ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो सही तरीके से चले, और इसमें जो है डिक्टेटरशिप का रोल जो है कम किया जाए। अब जो PDM का जो मेन मकसद था वो पहले ये था कि हमने एक मूवमेंट चलानी है कि अब इस हुकूमत के खिलाफ, कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हो सके, जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे नहीं कर सके, तो इसके खिलाफ लोग चूँकि तंग आ चुके थे। अब सब जमातों ने मिल के लिए एक कंसेंसस किया कि हम इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि जी लॉन्ग मार्च से पहले ज़िमनी इलेक्शन आ गए हैं, वो भी उसमें हिस्सा ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए हमारी जमात की जो कारकर्दगी ये है कि 5 इलेक्शन हो गए और पाँचों के पाँचों ही मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए। ये तो हमारा एक रिकॉर्ड आपको समझा है। अब उसके बाद PDM का एक मेन मकसद था कि सेनेट के इलेक्शन में भी हमने हिस्सा लेना है, और उसमें भी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो हुकूमत को और IMF को हमने डिफीट किया, एक यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में उनको इस्लामाबाद से सेंटर बनाया, और ये बहुत बड़ा एक थ्रेट था इस हुकूमत के लिए और एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो इसको संभालने में नाकाम हो गई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेट के मेंबर सेंटर बन गए। अब लास्ट में साथ ये हुआ कि जब सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, अब सब दुनिया को पता है, अददी तादाद का पता है कि हमारे पास 51 है, उनके पास 47 है, 4 का मार्जिन हमारे पास है। वो हर सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर लास्ट मेंबर तक इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इसमें फिर क्या हुआ, किस तरीके से मैनेज किया गया, किस तरह उसको डिस्टर्ब किया गया हमारे इलेक्शन को,
तो वो आपके साथियों ने तो उधर ट्रेनिंग दी थी वोट ज़ाया कैसे करते हैं सर। वो देखिए वो तो 3 दिन ट्रेनिंग देते रहे, पैसे भी देते रहे, ट्रेनिंग भी देते रहे। पटेल सर मैं तो वही चीज़ आपके आगे मैं थोड़ी सी इसको मुकम्मल कर, फिर मैं उसका भी साथ जवाब जरूर दूंगा आपको। जब सर ये सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने जो कुछ करना था, जो खुफिया थे, उन्होंने वो अपना रोल प्ले किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो फतह थी उसको उन्होंने गलत तरीके से अनाउंस कर दिया कि जनाब ये हार गए, इनके वोट मुस्तरद हो गए। उसके बाद थोड़ा सा हमारा पार्टियों में फिर तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि 26 मार्च को हमने लॉन्ग मार्च करना है जी, इस सेंड के इलेक्शन के बाद हमने ये करना है। मरियम साहबा ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, मुस्लिम लीग को, मैं कहता हूँ पार्टी को दोबारा उसने जिंदा किया। वो शी केम एज ए लीडर, वो उसने अपने बाप की जगह एक पार्टी को बड़ी तकवीत दी, अग्रेसिव सियासत उसने की और उसने लोगों को, मुस्लिम लीग की वर्कर्स को इकट्ठा किया। उसके बाद सर जब लास्ट में ये हुआ कि फैसला ये हुआ जी अब हमने रिज़ाइन देने हैं, क्योंकि ये हुकूमत और जो इसके आमराना हथकंडे इसके पीछे हैं वो हमें हमारी कामयाबी को नाकामी में ज़बरदस्ती बदलते हैं। तो अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये बचा है कि अगर ये इस तरह बाज नहीं आते तो हम रिज़ाइन भी दे दें और इनके खिलाफ एजिटेशन भी शुरू कर दें और लॉन्ग मार्च भी करें। इस पॉइंट पे थोड़ा सा जो ड्रिफ्ट पैदा हुआ, वो जरदारी साहब ने ये कहा जी कि नहीं मुझे यार अभी टाइम दें, अभी हम फैसला जो है ना रेजिग्नेशन का ये लास्ट में करेंगे, अभी इसको जो ना करें। फजलुर रहमान साहब को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि क्योंकि ये हमारा एक तयशुदा फार्मूला है कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमने रिज़ाइन भी देने हैं, बल्कि हमारी पार्टी ने तो हमसे नवंबर में इस्तीफे ले लिए थे और हमारे मुस्लिम लीगियों ने सबने इस्तीफे पे दे दिए। क्योंकि एक पार्टी का मौक़िफ़ और होता है, दूसरी का और होता है। 10 पार्टी हैं, सबके अपने अपने डाली साहब मौक़िफ़ हैं, सुनने पड़ते हैं, लेकिन बात वही होती है, कंसेंसस यही होता है कि सब मिल के आपस में इकट्ठा एक फैसला करें। अब मुस्लिम लीग नून ने तो रिज़ाइन दे दिए, वो जमा हो गए जी मरियम साहबा के पास, हमारी लीडरशिप के पास चले गए। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने एक मैसेज दे दिया कि हमारी पार्टी के जो रिज़ाइन है वो बेशक जो है जी आप अपने ले PDM में अभी जमा कर लें। अब जरदारी साहब के इसमें थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा जी मुझे अभी अपनी एक मीटिंग करने दें, ECC की मीटिंग में करूँगा, मैं उसमें अपना ये पुटअप करूँगा कि हमने रिज़ाइन देने हैं या लॉन्ग मार्च में हिस्सा डालना। इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको मौका देते हैं, आपका अपना डिसीजन है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अगर आप ये कहें कि हमने रिज़ाइन नहीं देने तो हम इस हुकूमत के खिलाफ, जो महंगाई में अवाम पेश रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसके खिलाफ हम मूवमेंट छोड़ दें, इसलिए हम उसके ऊपर थोड़ा डिले कर लेते हैं। सर साहब आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब सारा इल्ज़ाम, सारी बातें एक जरदारी नामी शख्स पे आ रही है, सारा उसका किया था है उसे नाकाम बनाई चीज़ें और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी मुतासर कर दिया और जाइन से भी जान छुड़ा दी। आप क्या समझते हैं इस पर? जरदारी साहब का पेश नज़र क्या चीज़ है? देखिए जी एहसान साहब, पहली तो बात ही यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना, पहली बात मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, उसकी जो बुनियाद है वो अपॉर्चुनिज्म पर है। कभी आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें मियाँ साहिब की फैमिली की, कि उन्होंने कभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कोई इंस्टीट्यूशंस की बालादस्ती सिविल कह सकते हैं, और कोई आला व अरफा कोई किस्म का उन्होंने कोई मुकाम के लिए उनकी जद्दोजहद हो गई। जब भी आप उनकी मतलब है कि सियासत की तरफ नज़र डालेंगे तो अपॉर्चुनिज्म ही नज़र आएगी। जब हमने ARD बनाई थी तो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, जफ़र अली शाह साहब के घर खाना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी मौजूद थी इस वक्त। तो जब बात शुरू हुई तो उन्होंने बड़े हमें वादे वईद किए, बड़ी पुराने जो मामलात थे उन्होंने कहा कि इसको आप नज़रअंदाज करें और हम आगे के चलेंगे और हम बेहतर तरीके से। उस वक्त उससे मुझे 2 या 4 दिन पहले ही ये इंफॉर्मेशन थी कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय कर रहे हैं। जिस तरह अब पीपल्स पार्टी के हो गए हैं। नहीं, मैं वो उसी की तरफ आ रहा हूँ। आप बिल्कुल जब आपकी बारी आएगी 100 मरतबा आप पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये तो कुछ ताल्लुकात इनके जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन दिनों जो तकलीफ थी ना ज़ाती तौर पे, वो नवाज शरीफ के ख़ानदान से मुझे थी
कि मेरे खिलाफ जो उन्होंने मतलब मुख्तलिफ इकदाम किए थे उस वक्त। तो आप उसी तकलीफ के लिए तो नहीं उन पे नहीं मेरी मैं लेकिन मैंने मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा को बीबी साहिबा की मौजूद कि मोहतरमा बात ये कि जहाँ तक जाती था जब मेरी बारी जैसे हम आपसे बात कर जब बारी आई तो मैं कहा मोहतरमा जहाँ तक जाती तौर पर ताल्लुकात, क्योंकि मैं तो हमेशा मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप लोगों के लिए जो पीर वारिस शाह ने और मियाँ मोहम्मद बख्श दो बड़े हमारे बरगजीदा हस्तियाँ गुजरी हैं, उन्होंने आपको एक फरमान है, वारिस शाह ने अपने कलाम में कहा कि डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ियाँ, और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अकलमंदा नूं सप न लड़ दे, दानिशमंदा नूं सप न लड़ दे, एक खुडों दो वारी, मुड़ मुड़ धोखा खान मोहम्मद अकल जिना दी मारी। मैं कहा ये है मेरा कॉन्सेप्ट आप, लेकिन जब हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला कर लिया तो अब हम एट इट इज। उसके बाद ज़माना खलक ने देखा कि वो जहाज़ आया और 350 अटैची केसों के साथ पूरे का पूरा खानदान, वो अपने कारकुनों को भी छोड़कर, अपने साथियों को भी छोड़कर और अपने पॉलिटिकल अलाइज उनको छोड़कर जद्दा अब दोबारा आते हैं। अब जब पीडीएम बना तो फिर वही बात हुई कि हमने एक दूसरे को मामलात को नजरअंदाज करके आगे बढ़े, टारगेट है। पहली तो बात है, मैं ये समझता हूँ मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत था कि इमरान खान के खिलाफ वो जद्दोजहद का भी वक्त नहीं आया जो परवेज मुशर्रफ और ज़ियाउल हक की। इस वक्त जुडिशरी आज़ाद है, अगर आज़ाद ना होती तो ब्लैंकेट बेले शरीफ फैमिली को ना मिलती। अखबारात आज़ाद हैं, रात को रेडियो टीवी सारा 10-10 घंटे के प्रोग्राम होते हैं। पाकिस्तान की आर्मी है वो न्यूट्रल है, वरना नवाज शरीफ के ख़ानदान को 80 सीटें ना मिलती, इनकी 13 सीटें होती। इसलिए आज वो जद्दोजहद अभी हम उस मुकाम पे नहीं पहुँचे कि पाकिस्तान में वो फ़ज़ा है जो ज़ियाउल हक या परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, लेकिन ये बन गया। मैं उधर ही आ रहा हूँ, इसीलिए अब इसको मुकम्मल कर तो, लेकिन उसके बावजूद ये बन गया। उसके बावजूद आपने देखा इसी वक्त में जब थोड़े से जलसे जलूस कामयाब होने तो जुबैर उमर आर्मी चीफ के घर जाता है और उनको कहता है कि हमें ये रिलीफ दे। ये खुफिया तरीके से होता है और एक मीटिंग नहीं होती, 2 मीटिंगें होती। यही बात खत्म नहीं हुई। आज से तकरीबन को 4 हफ्ते पहले इस्लामाबाद की जो फ़ज़ा है उसमें मरियम नवाज की और मतलब गए कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातें हैं, कोई मतलब गए खुफिया नहीं रही। सर ये बातें तो सारी पहले आपको पहले सब बात पहले पता है। ये बात अब आते हैं इस तरफ। मैं ये समझता हूँ कि जो आसफ जरदारी साहब ने अगर ये फैसला ना करते कि इस वक्त जो मतलब अगर देखें पीपल्स पार्टी है वो एक उसकी वैल्यू पुरानी एक हिस्ट्री है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सिविल बालदस्ती। हाँ मैं ये समझता हूँ, एक मिनट में सुनना एक बात, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक पॉलिटिकल एक अच्छे पॉलिटिशियन का जो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क को डू एंड डाई और आर पार का सियासतदान नहीं होता, जो बेहतर तरीके से पूरी मतलब पार्टी को भी साथियों को साथ लेके आगे चल सके, जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए हो। आज ये वक्त नहीं है कि हम जो कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं जिस तरीके से कोई पॉलिटिशियन ये बात कर सकता है। सर आपके इस पॉइंट से हम डिसएग्री करते हैं। आधा मिनट रह गया, अब डिसएग्री करते हैं सर आपकी स्टेटमेंट। नहीं मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से ये तो पहले पता होना चाहिए था आपको। इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इनका रवैया है, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जुडिशरी के साथ और हमारे जो मतलब पॉलिटिकल ये मतलब गैर मुनासिब है और इनको अपने रवैये में बेहतरी करें। मैं बजारी सर कसूरी साहब की बात को वाइंड अप करूंगा। कसूरी साहब ये जो बातें आप रिपीट कर रहे हैं ना, ये पुरानी बातें हैं। अब देखें जब हमने पीडीएम का बनाया है उस वक्त जरदारी साहब को पता क्या यूसुफ गिलानी साहब सेनेटर बन सकते थे?
अब उनको पहले नहीं पता था कि ये अगर मैं इनके साथ अलग इलेक्शन लड़ूंगा, अपने अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा, तो मैं स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। ये देखिए गेम की है, जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से गेम की है। अगर हमारी पार्टी का ये मौकफ होता कि हमने इनके साथ चलाकी करनी है, तो हम उस वक्त ही लगा ये भी इशू बना देते। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल नीचे के साथ ऑनेस्टली उन्होंने बिल्कुल इनका साथ दिया है, और पीडीएम का बिल्कुल उन्होंने साथ दिया है। पीडीएम को उन्होंने हाईलाइट किया और जो उसके मकासद उसको पूरे किए। सेनेटर बनाना यूसुफ रज़ा गिलानी को कभी जरदारी साहब के बस की बात नहीं थी, ये पीडीएम का है जिन्होंने जो उनको सेंटर बनवा दिया। अब जो उनका वादा था कि हम रिज़ाइन भी देंगे, उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। जाहिर बात है उनको सिंध हुकूमत अपनी नज़र आती है, वो अपनी हुकूमत क्यों कहते हैं मैं अदा करूँगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ सर वो ये है, इस तरह के तजर्बात पहले भी हम एक दूसरे पार्टियां हमसे ले चुके हैं, इससे अवाम का इत्मीनान उठता है पार्टियों पे। पार्टी का तो एक दूसरे से पहले उठ गया। हमें आपका इत्मीनान का पता है, आपको हमारे इत्मीनान का पता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है हम एक दूसरे के सहारा ले लेते हैं। लेकिन अवाम जो है ना जी, वो बड़ी गौर से देखती है कि कौन सी पार्टी चलाकी कर रही है और कौन सी पार्टी जो है वो नियत है इस मुल्क के साथ। आप बेहतर जज हैं। शाहिद साहब ने अपनी राय दी, सूरी साहब ने अपनी राय दी, लेकिन जो शाहिद साहब ने आखिरी राय दी वो एक सच बोला है कि अब इस डील के बाद आवाम का एतमाद उठ चुका। बहुत शुक्रिया आपका, फैसला आवाम ने करना है। मेरी